आज हम भारतीय चित्रकला के ऐसे कालखंड पे विषय में बात करेंगे जहाँ पर तैल चित्रण को छोड़कर कलाकार अजंता, मुगल, बाग इनकी शैलियों से प्रभावित होता है और चीन जापानी शैलियों के समन्वय से एक नवीन शैली का जन्म होता है जो वाद शैली कहलाती है और ये भारतीय आधुनिक चित्रकला की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, आज हमारा विषय है भारतीय कला में वाद शैली और इसका महत्व है। जो बंगाल स्कूल है उनमें पुनर्जागरण काल के तकनीकी पक्ष के विषय में हमें जानना है। ये जानकारी आपके लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्नों की समझ का विकास करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाद शैली का परिचय। एक घटना है 1895 ईस्वी की, जब वी हैवेल नामक विद्वान का ट्रांसफ़र मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में होता है। तो ये भारतीय चित्रकला के काफ़ी विरोधी समर्थक थे और इन्होंने बहुत सी पुस्तकें भारतीय कला की लेकर रहा और इन्होंने ऐसे विद्वानों में रहे हैं जो अंग्रेज होते हुए भी भारतीय चित्रकला के समर्थक रहे हैं। इन्होंने अवनींद्रनाथ ठाकुर को प्रेरित किया अजंता, मुगल और अन्य जितने भी पेंटिंग थी उनके अध्ययन करने के लिए, और उन्होंने कहा वेस्टर्न कला जो है केवल बाहरी दृश्यों को प्रस्तुत करती है, लेकिन भारतीय कला जो है अंतरात्मा की बात कहती है, इसलिए भारतीय कला श्रेष्ठ है। अवनींद्रनाथ ने प्रेरणा पाकर जो है ईवी हैवेल से और चीन जापानी चित्रकला का अध्ययन करते हैं। इनके सहयोग से एक नई शैली का विकास करते हैं जो वाद शैली के नाम से जानी जाती है। अब इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव कौन से प्रश्न आते हैं। तो वाद शैली का जन्म कहाँ पर हुआ? बंगाल स्कूल में हुआ। वाद शैली का जनक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। वाद शैली की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो चीन जापान की चित्रकला तकनीकों का यह भारतीयकरण है, या चीन जापान का एक भारतीय वर्जन भी आप कह सकते हो। और इसमें रेखांकन कहाँ से आया? रेखांकन का प्रभाव कहाँ से है? तो अजंता से। कहाँ से? अजंता से। अब इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल 1902 ईस्वी में जो है जापानी चित्रकार भारत आते हैं। कौन से? याकोहामा और ताइकान हिसिदा, ये आते हैं। इनसे जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जापानी कला की बारीकियों को समझते हैं और उसी के आधार पर वास्तु पद्धति का विकास करते हैं। वास्तु शैली जो थी उसमें अजंता की रेखाओं और जापानी रंगों को मेल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अच्छा, आप सब लोग हमें कमेंट में बताएंगे याकोहामा ताइकान की कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक का हमें नाम बताना है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम निर्माण प्रक्रिया पर बात करेंगे। तकनीक और निर्माण प्रक्रिया पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कागज़ कैसा होता था? सवाल उठता है कागज़ कैसा था? तो कागज़ जो है वाट्समैन नाम का एक पेपर होता था, उसका ये लोग अधिकतर प्रयोग करते थे। फिर प्रक्रिया क्या होती थी? पहले क्या करते थे? कागज़ लेते थे। पहले जैसे कागज़ ले लिया, फिर कागज़ पे इन्होंने रेखांकन कर लिया, जो भी इनको बनाना रहा है वो उनको इन्होंने रेखांकन कर लिया। फिर रेखांकन पे क्या किया? हल्के वाश लगाए या हल्के हल्के रंगों को लगाया। फिर उसको क्या कर दिया? पानी में डुबो के अच्छे से धुल लिया। फिर पुनः क्या बोलते हैं, जब सूख गया तो उसमें फिर पुनः रंग भरे। रंग भरने के बाद फिर पुनः उसमें पानी में डुबोया। फिर क्या है, सूख जाने के बाद रंग भरे, फिर पानी में डुबोया। ऐसे करते करते ये प्रक्रिया दोहराई गई जब तक कलाकार को इच्छित प्रभाव दिख ना जाए, या जैसा प्रभाव चाहता है वैसा प्रभाव आ ना जाए, तब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती रही, निरंतर चलती रही। फिर जब लगा चित्रकार को अब जैसा चाहता था वैसा प्रभाव आ गया है, तो उसकी आउटलाइन कर लेता था और इस प्रकार से चित्र पूर्ण होते थे। जब बार बार ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी तो उनमें गहराई और कोमलता के भाव जो है दिखाई देने लगते थे। कौन? गहराई और कोमलता के भाव दिखने लगते थे।
अब इस शैली की, ये टाइपिंग में गलती हो गई, इस शैली की मुख्य विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वैसे हम जानेंगे। धुंधलापन। धुंधलापन क्या होता है? वाटर कलर में जब वो पारदर्शी होता है, एक के ऊपर एक रंग चढ़ाते हो तो धीरे धीरे क्या है, वो एक दूसरे से क्रिया करके धुंधले हो जाते हैं, इसीलिए क्या है, चित्र अधिकतर धुंधला दिखाई देता था। तो एक विद्वान हुए हैं आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इसकी वर्णिका इतनी धुंधली हो जाती है, कभी कभी विषय को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है, और केवल इनमें भावुकता की बातें की गई हैं और उसके अलावा इस शैली में कुछ नहीं है। इन्होंने आलोचना करते हुए आनंद कुमार स्वामी ने ऐसा कहा था। आप इनके जब डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लिखेंगे तो इन कोड को भी इनको कोड कर सकते हैं आलोचनाओं में। फिर इसकी रेखाओं के विषय में बात करेंगे। रेखाएं बारीक और लयात्मक थी। इनका आदर्श कौन था? आदर्श थी अजंता की रेखाएं। आपने देखा होगा अजंता, बाघ, सिगरिया गुफाओं में कितनी अच्छी रेखाएं खींची गई हैं। कई प्रकार का रेखांकन यहाँ पे मिलता है। अब रंग कैसे थे? जल रंग थे। जल रंग कैसे होते हैं? पारदर्शक होते हैं। इन चित्रों के भाव कैसे थे? इनमें भावुकता दिखाई देती थी और आध्यात्मिकता। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके चित्रों में भाव अत्यधिक दिखाई देते हैं? तो हमें बताना है क्षितिज नाथ मंजूमदार। कौन सा है? क्षितेंद्र नाथ मंजूमदार जो कलाकार हैं, इनको भावों का सम्राट भी कहा जाता है। किसका? भावों का सम्राट क्षितिज मंजूमदार को कहा जाता है। अब हमने क्या जान लिया? इसका ऐतिहासिक क्रम जान लिया, परिचय देख लिया, तकनीक और निर्माण प्रक्रिया देख लिया, और शैली की मुख्य विशेषताएं। इतनी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अपने लिख लेंगे तो हमारा एक लगभग में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कलाकारों के विषय में बात। अब हमारे पास एक चित्र हैं। ये भारत माता चित्र है जो अवनींद्रनाथ टैगोर का है। ये बी.एन. आर्या का चित्र है, और ये शिव का चित्र है, गंगाधारी शिव, जो है क्षितिज मंजूमदार का है। अब अगर हम इन चित्रों को जूम करके देखें तो आप देखोगे रंग कितने धुंधले हो गए हैं। ये रंग यहाँ पर देखिए जहाँ पेन चला रहे हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे साइड का पूरा, और इधर देखिए। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार जब वॉश हुआ है तो एक के ऊपर एक रंग आया, जिससे क्या है, ये धुंधले प्रभाव ये उत्पन्न हो गए हैं। फिर जब कलाकार को, और इसमें आपको एक गहराई और कोमलता दोनों चीज़ें आपको दिखाई देगी रंगों की। रेखांकन कितना अच्छा है, जैसे आप अजंता में देखते हैं भारत माता के चित्रों को आप देखिए। ये अगर हम भारत माता के चित्र को देखिए करें इनकी, इसके साथ साथ भारत माता के चित्रों के साथ साथ ये देखिए आप बी.एन. आर्य के सांवरी जो चित्र है इनका, और ये क्षितिज मंजूमदार के चित्रों को हम देख सकते हैं। तो हमने पहले क्या देखा कि ये एक धुंधलापन इस सभी के चित्रों में दिखाई देता है। ठीक, फिर हमने देखा रेखांकन, फिर देखा भाव और आध्यात्मिकता। ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं चित्रों में। अब हम एक अवनींद्रनाथ टैगोर का एक और चित्र देखते हैं। यह है अंतिम यात्रा। इस चित्र में वास शैली की सारी विशेषताएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। और जो हम लाइनिंग के कह रहे हैं, देखो इन्होंने लास्ट में लाइनिंग करके ये पूरा चित्र ये किया है। टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पुनर्जागरण के नाम से जानी जाती है, ठाकुर शैली के नाम से जानी जाती है, वास शैली के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा इसको टैगोर शैली भी कहा जाता है, और वास शैली तो कहा ही जाता है। इसका मुख्य केंद्र कौन था? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, अर्थात बंगाल कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय जो है इसका मुख्य केंद्र था। वहीं पर ये शैली पनपी थी, वहीं से होकर पूरे भारत में फैली। फिर वास शैली की जननी कौन सी, या इसका मूल आइडिया कहाँ से आया है, किसके गर्भ से निकली है? तो जापानी कला
जो है इसकी जननी मानी जाती है या यहीं से निकल के आई। अब इसका महत्व क्या है? इसमें रंगों को तब तक धोया जाता था जब तक कि वह कागज के रेशों में समा ना जाए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कितनी बार, तो शायद ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, वास शैली में कितनी बार वास लगाया जाता था? एक बार, दो बार, कलाकार की इच्छा के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो जब तक कलाकार इच्छित प्रभाव न पा जाए तब तक ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती थी। इसलिए कला के इच्छित प्रभाव आने के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण होती थी। अब हम निष्कर्ष में देखेंगे। वास शैली ने भारतीय कला को यूरोपीय ऑयल पेंटिंग के प्रभाव से मुक्त कराया और स्वदेशी पहचान दिलाई। आज भी यह तकनीक अपनी सौम्यता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन बनता है, वास शैली का उत्तर प्रदेश में सूत्रपात्र किस कलाकार ने किया है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस शैली को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आएंगे हमारे असित कुमार हल्दर जी। एक बहुत बड़े कलाकार हुए हैं BN आर्या। इन्होंने वास शैली में बहुत बढ़िया काम किया है। एक सांवरी चित्र है जो इलाहाबाद संग्रहालय में, कौन सा? इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। इनका पूछा भी गया है BN आर्या का सांवरी चित्र। अगर हमें डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो इसकी एक रूपरेखा तैयार कर लें। सबसे पहले क्या है, हमें बंगाल शैली के विषय में कुछ देना है, फिर उसके ऐतिहासिक परिचय के विषय में देना है, फिर उसके तकनीकी पक्ष के विषय में देना है, फिर उसकी विशेषताओं के विषय में हमें बताना है, फिर हमें आर्टिस्ट के विषय में, और फिर निष्कर्ष रूप में देखना है क्या हमें मिला। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई जानकारी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप चाहते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को क्विज हल करने के लिए तो हमारी वेबसाइट कला लेखन पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर ढेर सारी क्विज दी हैं, आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।